नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कोशिका शैल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, कोशिका के बारे में हमें पहले से छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है और कोशिका के बारे में हम बहुत सारी जानकारी को पहले से जानते हैं। आज की क्लास में हम कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका किस प्रकार से बनी होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पूरी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं और इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो कोशिका के बारे में समझते हैं हम शुरुआत से कि कोशिका क्या होती है। कोशिका हमारे शरीर की, या हम कहें किसी भी जो जीवित जीव है उनमें क्या होते हैं, बेसिक संरचनात्मक यूनिट है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, मूलभूत इकाई और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है क्या कोशिका। हम शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं कि जीवन की एक सबसे छोटी इकाई, एक ऐसी यूनिट जो क्या होती है जिससे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गन या टिश्यू वगैरह बनते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है शैल या कोशिका। समझ गए। चलो आगे समझते हैं हम डेफिनेशन से कि डेफिनेशन में हम कोशिका को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। कोशिका सभी प्रकार के जीवन की मूलभूत या और संरचनात्मक इकाई, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि शरीर में विभिन्न अंगों या ऊतकों का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिका साइटोप्लाज्म से बनी होती है। किस चीज से मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म, जो एक प्रकार की झिल्ली में बंद होती है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास है ना, एक ये जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका। तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका साइटोप्लाज्म से बनी होती है जो एक झिल्ली में बंद होती है। एक प्रकार की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, कोशिका बंद होती है। इसमें इस मेम्ब्रेन के अंदर या कोशिका के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जैसे कि डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है और कई बहुत सारे जो अणु होते हैं वो उसके अंदर शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में कोशिका एक झिल्ली में बंद होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु पाए जाते हैं। ये जो शब्द होता है कोशिका, शब्द सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिस सेक्युला से लिया गया है। क्या नाम, किससे लिया गया है, एक लैटिन शब्द है, सेक्युला से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, एक छोटा कमरा, स्मॉल रूम। एक छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं हम शैल। कोशिका की अगर डेफिनेशन बोले, कोशिका जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई है। कौन सी इकाई है, सबसे छोटी मौलिक इकाई है जो जीवन के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो हमारे ऑर्गन ही करेंगे, और ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और ये टिश्यू जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी जीवित जीवों में जितनी भी बुनियादी जैविक संरचनाएं होती हैं या कार्यात्मक घटक होते हैं, ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जीव विज्ञान में कोशिका क्या है, अगर बोले जाए कि कोशिका को हम किस प्रकार से समझेंगे, तो जीवन की मूल इकाई है। सबसे पहले तो समझेंगे जीवन की क्या है, मूल इकाई है। कोशिका किसी भी जीव के संगठन का सबसे निचला स्तर है। अगर कोई भी चीजें अगर बन रही है शरीर में तो सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, कोशिका या सेल मानी जाती है। जैसे अगर हम कोई घर का निर्माण करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, एक ईंट होगी, एक ब्रिक्स होगी। तो इसी प्रकार से हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, कोशिका या सेल मानी जाती है। कोशिका की खोज किसने करा है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नाम क्या आता है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की है। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे और समझते हैं। हमने दो चीज, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी और कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। देखिए, किसी में एक कोशिका है, किसी में बहुत सारी कोशिकाएं, इसके आधार पर जीवों को क्या दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। अर्थात ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए, हम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या बहुत सारी क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो हम किस प्रकार के जीव हो जाएंगे, बहुकोशिकीय। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें क्या
होती है, केवल एक कोशिका होती, बोले उसी के आधार पर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार से इसको डिवाइड किया। कोशिका आकार और आकृति उस कोशिका के कार्य के अनुसार होती है, हर एक कोशिका का आकार और आकृति जो होता है उसका कार्य के अनुसार होती है। कोशिका विभाजन कोशिकांगों का एक संयोजन होता है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। देखिए यहां पर दो सेल के बारे में हमें दिखाया गया है कि एक प्लांट सेल है जिसको हम पादप कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कोशिका। और एक है हमारे पास जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, इसमें समझते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास शैल के अंदर पाई जाती है। एक होती है क्या? पादप कोशिका, और एक होती है कौन सी? जंतु कोशिका। तो हम सबसे पहले पादप कोशिका या प्लांट सेल के बारे में समझते हैं कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ? क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमारे पास आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये गोल्जी अपार्टस है, यहाँ पर कोल्जी बॉडी वगैरह कुछ पाई जाती है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास संरचना, और ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारे पास भाग दे रहा है इसमें कुछ स्मूथ है और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। बोले न्यूक्लियस हमारे पास है, इसमें क्या है? नाभिक होता है, एक राइबोसोम होता है, माइक्रो बॉडी होती है, कुछ छोटी छोटी माइक्रोकॉन्डिया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ खाली जगह होता है, वैक्यूल होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, और बाहर क्या पाई जाती है? बोले शेल वॉल पाई जाती है। तो ये पादप कोशिका में इतनी सारी चीजें पाई जाती है ना। चलिए जंतु कोशिका में समझते हैं। जंतु कोशिका में ये जो द्रव लिक्विड भरा हुआ है, ये सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कुछ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ गोल्जी बॉडी होती है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। ये जो येलो कलर का ये स्मूथ है, और ये पिंक कलर का क्या दिखाई दे रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बाहर जो एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है इस पूरी शैल में, इसको क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? एक नाभिक पाया जाता है, तो बोलेंगे हम न्यूक्लियस होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। इसमें लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, है ना। माइक्रोवेली भी पाई जाती है, लाइसोसोम है, माइक्रोवेली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नाभिक की मेम्ब्रेन है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं कि किसका क्या कार्य है और ये कहां पर पाई जाती है। आप चित्र में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, है ना। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल हैं उनमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, और इन सब के बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरी चीजें आपको क्लियरली और डिटेल समझ में आए। चलिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, है ना। कब करी? बोले 1665 में, 1665 में सबसे पहली बार कोशिका का अवलोकन किया गया। यह एक मिश्रित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क के सूखे हुए टुकड़े में क्या किया गया? इसको सबसे पहले देखा गया। जो कॉर्क के टुकड़े होते हैं उनमें सबसे पहले देखा गया क्या? कोशिका को। कब करा? रॉबर्ट हुक ने करा है 1665 में। अवलोकन के दौरान उन्होंने विभिन्न छोटे छोटे कक्ष देखे, है ना। सबसे छोटे छोटे पार्टिकल देखे उन्होंने। इन्हीं छोटे छोटे कक्ष को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिकाएं नाम दिया। किसने दिया भैया कोशिका नाम? तो बोलेंगे हम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिकों ने दिया। वैज्ञानिक हैं एक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कॉर्क के छोटे टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी से देखा, और उन सूक्ष्मदर्शी में कुछ कमरे जैसी संरचना, एक आकृति दिखाई दी। उसी का उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया या सेल नाम दिया, है ना। यौगिक जो होते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सीमित होता है, वे कोशिकाओं को ठीक से नहीं देख पाते, इसलिए सभी अवलोकन के साथ उन्होंने कहा कि ये कक्ष निर्जीव होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे सूक्ष्मदर्शी थे उनके पास, तो ज्यादा डिटेल में उन्होंने उसके बारे में नहीं बता पाया कि ये क्या है, किस प्रकार की है शैल। तो उन्होंने कहा कि ये जो कक्ष दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है? बोले निर्जीव है। लेकिन कुछ समय बाद ही एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ही अधिक आवर्धन में बहुत ही
अच्छे वाला सूक्ष्मदर्शी लेकर आया और उन्होंने कॉर्क का अवलोकन किया और उन्होंने देखा कि कुछ कोशिकाएं जो हो रही है बोले उनमें हलचल हो रही है, कुछ कोशिकाएं क्या हो रही है उनमें हलचल दिखाई दे रही है। तब उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो कोशिकाएं हैं ये जीवित हैं। किसने, रॉबर्ट जो हुक थे, उन्होंने, उनके पास अच्छा से सूक्ष्मदर्शी नहीं था तो उन्होंने क्या बताया कि भैया ये डेड हैं बोले। लेकिन एंटोनी क्या नाम है, ल्यूवेनहॉक, जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो होते हैं, उन्होंने अच्छा वाला सूक्ष्मदर्शी लेकर आया और उन्होंने क्या बताया कि ये जो कोशिकाएं हैं बोले इनमें हलचल पाई जा रही है और ये क्या है, जीवित है बोले। चलिए, एक कोशिका सिद्धांत है, सेल की थ्योरी कोशिका के बारे में जो हमें डिटेल से समझाता है उसको समझते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लीडेन और श्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लीडेन और श्वान, 1838 में और 1839 में इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया, है ना। इनमें कुछ इन्होंने अवधारणाएं दी, कुछ थ्योरी दी और उन थ्योरी को हम एक एक करके समझते हैं। सभी जीवित वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बोले, जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिकाएं ऊतकों और अंगों के विकास के लिए मूलभूत निर्माण खंड के रूप में काम करती हैं। जितने भी हमारी सेल्स हैं बोले ये फंडामेंटल बिल्डिंग करती है, ब्लॉक्स होती है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करती है टिश्यू का। जो ऊतकों और अंगों के विकास, जितने भी ऊतक होते हैं बोले, देखिए बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती है, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं, बॉडी के किसी भाग का निर्माण करते हैं। ऊतक और अंगों के विकास के लिए मूलभूत निर्माण खंड, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं बोले, वो क्या है, कोशिका है। कोशिकाएं केवल अन्य कोशिकाओं से ही विकसित हो सकती है, जो सिद्धांत की तीसरी और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या बताया गया कि कोशिकाएं केवल अन्य कोशिकाओं से ही विकसित हो सकती हैं, है ना। चलिए, कोशिकाएं जो होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल। कितने प्रकार की होती है कोशिकाएं, एक तो होती है बोले यूकैरियोट्स और दूसरी होती है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कोशिका होती है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। हम सबको इनके बारे में डिटेल से जानकारी पहले से पता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। चलिए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक एक करके सबको समझते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं। ये दिए हुए हमारे पास विशेषता, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक। विकास, सबसे पहले देखते हैं हम डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये होती है अल्प विकसित। कैसी होती है, अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं, मतलब इनका जो विकास होता है ये पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए हम इसे लेस डेवलप्ड सेल्स बोलते हैं। और इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये मोर डेवलप्ड होती है, अच्छे से क्या होती है, विकसित हुई होती है। इनमें नाभिक जो होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाता है। सिंपल सा अंतर है भाई, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नाभिक अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड इनमें जैसे डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है इनमें कौन सा, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें सच्चा नाभिक जैसे डीएनए होता है, इसमें क्या पाया जाता है बोले, डीएनए पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बोले, डीएनए पाया जाता है। चलिए, अंग जो होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें झिल्लीबद्ध अंग उपस्थित होते हैं। जो विभिन्न पार्ट होते हैं बोले यूकैरियोटिक कोशिका में वो पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है 0.1 से लेके 0.5 mm तक होता है, 0.1 से लेके 0.5 mm। और इनका कितना होता है तो बोले 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका आकार कैसे होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें जो प्रजनन होता है, देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें किस प्रकार का होता है, द्विआधारी विखंडन और संयुग्मन, तीन प्रकार से इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन माना जाता है।
इनमें कैसा होता है रिप्रोडक्शन, तो बोले इनमें लैंगिक होता है और अलैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार का पाया जाता है। कैसे होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। उदाहरण है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के कौन कौन से उदाहरण होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होंगे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, आर्किया वगैरह। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये किन में पाई जाती है, जैसे पशु में, पौधे में, कवक में, प्रोटिस्ट में, इन सब में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक बार आप समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से इनमें अंतर क्या होता है हमें समझ में आ जाता है कि इनमें किस प्रकार का अंतर होता है। ध्यान से देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे अब हम समझते हैं। देखिए ये जो चित्र दिए हुए हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पर क्लियरली चित्र दिया हुआ है, तो इनमें आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इनमें पाई जाती है। जैसे न्यूक्लियस इसमें होता है ना, यूकैरियोटिक में। इसमें है क्या न्यूक्लियस, नहीं है। इसमें राइबोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम है ना, सेल वॉल है इसमें। हालांकि राइबोसोम इसमें भी होता है ना, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक प्रकार की क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है जो जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये इस प्रकार से होती है। देखो इनमें क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्लैजेलम है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म तो दोनों में पाया जाता है ना। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ये बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में हम देखेंगे है ना किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आप अंतर आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो इन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होंगे करके। कोशिका की संरचना जो होती है किस प्रकार से होती है वो समझते हैं। कोशिका की संरचना जो होती है अलग अलग कार्यों वाले विभिन्न घटक और कोशिका अंगक होते हैं। उनमें जितने भी कोशिका के संरचना के जितने भी भाग होते हैं उनको हम डिटेल से समझने वाले। क्या समझ रहे हैं हम कि कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं, जैसे कि केंद्रक क्या होता है, शेल वॉल क्या होती है, उन सभी के बारे में हम क्या डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है कोशिका की संरचना में हम समझेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में कहते हैं हम सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है। किसकी विशेषता है, जो प्लांट सेल है बोले उसकी क्या है, एक विशिष्ट विशेषता है कि इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें कोशिका की सबसे बाहरी परत शामिल होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, इसमें शामिल होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भैया, देखिए कोशिका भित्ति बनी होती है जिलेटिन की, सेल्यूलोज की और हेमिकैलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जिलेटिन की और हेमिकैलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तब आप बोलेंगे जिलेटिन की होती है, सेल्यूलोज की या हेमिकैलुलोज से बनी होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली की सुरक्षा करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे सुरक्षा करती है। यह कोशिका झिल्ली को घेरने वाली एक कठोर और अचल संरचना होती है। यह कोशिकाओं का आकार और सहारा प्रदान, कोशिकाओं का शेप कौन निर्धारित करता है, बोले आकार कौन निर्धारित करता है, और सहारा प्रदान करती है कौन, कोशिका झिल्ली सहारा प्रदान करती है, ठीक है, और आकार भी बनाती है। बोलिए चलिए, सहारा प्रदान करी तो सीधी सी बात है ये कोशिकाओं की क्या क्षति होने से बचाती है, डैमेज होने से बचाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है ना। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कोशिका भित्ति किस प्रकार किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका या पादप कोशिका। तो सेल वॉल जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए दूसरे भाग देखते हैं हम, कोशिका झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं कि कोशिका के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली होती है ना। अभी हमने चित्र में देखा था कि कोशिका के चारों ओर क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली
कोशिकाओं को कोशिका के आंतरिक और बाहरी घटकों में विभाजित करती है। कोशिका झिल्ली क्या बनाएगी कि अलग अलग प्रकार के जो आंतरिक घटक हैं या बाहरी घटक हैं उनमें डिवाइड करती है। बोले कौन? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। कोशिका की अखंडता से रक्षा करती है, मतलब टूटने से बचाती है, और कोशिका के अंदर बाहरी सामग्री के प्रवाह और नियंत्रण करती है। क्योंकि यह अर्धपारगम झिल्ली जो फास्फोलिपिड अणुओं की दो परतें कोशिका झिल्ली बनाती है। कैसे बनी होती है? बोले फास्फोलिपिड अणुओं की दो परतें क्या बनाती हैं? कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। अब दूसरा काम क्या कर सकती है? बोले कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, ये उनको बाहर जाने से रोकती है या बाहर के दूसरे तत्वों को अंदर आने से भी रोकती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन संरचनात्मक सहायता करते हैं, सामग्री परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं, अणुओं को संकेत देने और झिल्ली के आर पार पदार्थों के परिवहन के लिए रिसेप्टर साइट के रूप में कार्य करती है। देखिए इसके कार्यों को आप अच्छे से समझेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या क्या काम करती है। तो कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? प्रोटीन संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, सामग्री परिवहन की सुविधा प्रदान करती है, अणुओं के संकेत देने के लिए कोशिका के आर पार जाने वाले पदार्थों को परिवहन के लिए रिसेप्टर साइट के रूप में काम करती है। चलिए कोशिका द्रव्य के बारे में समझते हैं हम। कोशिका द्रव्य जिसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ये पूरी कोशिका में क्या होता है? बिखरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, सबको पता। कोशिका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, ये कैसे होता है? लिक्विड होता है और पूरी कोशिका में क्या होता है? बिखरा होता है। तो हम बोलेंगे कि जेल जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका को अंदर क्या होता है? भरा होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसका क्या नाम है भैया? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म जो है उस स्थान के रूप में काम करता है जहां पर चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण, इंट्रासेल्युलर परिवहन आदि सभी विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब किस में होती है भैया? वो होती है साइटोप्लाज्म में, है ना। जितनी भी प्रकार की फंक्शनिंग होती है सेल में वो अच्छा हम बोलेंगे कि टंकी में जिस प्रकार पानी भरा होता है ना, तो इसी प्रकार हमारे सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है। वही साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के अंग जैसे कि केंद्रक, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए सब उसी के अंदर पाए जाते हैं। चलो, यह रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यह रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए कैसा काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका विभाजन, वृद्धि और प्रतिकृति के लिए आवश्यक होता है, प्रत्येक कार्य करता है। अलग अलग प्रकार से काम कर सकता है, विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए काम कर सकता है। साइटोप्लाज्म के भीतर प्रसार साइटोप्लाज्म के भीतर सामग्री को क्या कर सकता है? स्थानांतरित भी करता है। न्यूक्लियस के बारे में समझते हम कि जो सेल का ऑर्गन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक जिसको बोलते हैं। केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। कोशिका को क्या कर सकता है भैया? कंट्रोल करने के रूप में काम करता है। आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए गुणसूत्र में व्यवस्थित होती है। कोशिका के चारों ओर परमाणु झिल्ली एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो नाभिक को अन्य कोशिका भागों से कैसे करती है? अलग करती है। नाभिक के जो भीतर होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम असेंबली के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। अलग अलग क्षेत्र के रूप में होता है राइबोसोम, जिसमें आरएनए पाया जाता है। आरएनए को संश्लेषित करता है और प्रोटीन के साथ जोड़कर राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। साथ में न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोलस होता है सेल्यूलर गतिविधियों को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम इसमें थोड़ा सा डिटेल और समझते हैं कि जो कोशिका के अंगक होते हैं, जितने भी कोशिका के अंदर भाग दिए होते हैं, इनकी संरचनात्मक क्या होती है और ये किस प्रकार से क्या करते हैं? कार्य करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और संरचना क्या होती है? कार्य, ये कार्य दिए हुए हैं हमारे पास, है ना। और ये क्या है? उसके संरचना है, स्ट्रक्चर है। जैसे गुणसूत्रों का संरचना क्या होती है? गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं भैया? डीएनए और प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचना होती है। गुणसूत्र कैसे होते हैं? डीएनए के जैसे होते हैं, बोले धागे नुमा संरचना के रूप में होते हैं। काम क्या है गुणसूत्रों का काम क्या होता है?
तो गुणसूत्रों का काम क्या होता है भैया? क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, आनुवांशिक जानकारी को रखता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। सबको पता ये चीजें। तो जो जितने भी गुणसूत्र होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? आनुवांशिक जानकारी रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं, है ना। अंतः प्रद्रव्य जालिका, क्या नाम बोलते हैं भैया? अंतः प्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? झिल्लीदार नलिकाओं और थैलियों का नेटवर्क होता है एक, जो एक रफ प्रकार का होता है और एक स्मूथ प्रकार का होता है। कौन? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, दो प्रकार की होती है, एक रफ होती है बोले और एक क्या होती है? स्मूथ होती है। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण के साथ साथ कोशिका के अंदर अणुओं के परिवहन में शामिल होती है। क्या क्या कर्म करती है? प्रोटीन का और लिपिड का संश्लेषण तो करती ही करती है, इनके साथ साथ में कोशिका के अंदर अणुओं का परिवहन भी करती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी निकाय समझते हैं हम। ये संबंध पुटिकाओं के साथ चपटी झिल्ली के साथ बंधी थैलियां होती हैं, जिन्हें हम सिस्टर्न का ढेर भी कहते हैं। क्या काम करती है? तो ये परिवहन का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, या स्त्राव के लिए प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करती है, क्रमबद्ध करती है और पैकेज करती है। प्रोटीन और लिपिड को क्या करती है? संशोधित करती है, पैकेज करती है ना। मॉडिफाइड करती है, शॉर्ट करती है, पैकेज प्रोटीन को। लिपिड का क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है ना। चलिए, राइबोसोम के बारे में समझते हैं कि राइबोसोम क्या किसमें पाए जाते हैं? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन? राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में मुक्त हो सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? जुड़ा हो सकता है। और जो राइबोसोम होता है, इसका काम सबको पता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कौन भैया? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, बोले ये कैसा, इसकी कैसी संरचना होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है डबल झिल्लीबद्ध अंगक होता, इसमें क्या डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको बोला जाता है। काम क्या होता है? बोले श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन होता है भैया? तो बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या करता है? पावर हाउस, पावर को जनरेट करने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एक और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। आंतरिक थाइलाकोइड झिल्लियों के साथ, ये दोहरी झिल्ली के साथ बंधे हुए पार्ट होते हैं। ये प्लांट वाली सेल जो होती है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थल। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट करता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्लोरोफिल भी इसी में क्या होता है? पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है भैया? ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं, बोले रिक्तिकाएं होती हैं, द्रव या रस से भरी हुई झिल्लीबद्ध थैली होती हैं, जो पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो बोले पानी जैसे पोषक तत्व और अपशिष्ट का भंडारण करें। पौधों की कोशिकाओं में स्फूर्ति दाब को ये बनाए रखती है। एक और लास्ट हमारे पास लाइसोसोम, झिल्ली से बंधी हुई पुटिकाएं जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थों और विदेशी आक्रमणकारियों को तोड़ने के लिए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो बाहर से जो हमारे पास अटैक हो रहा है बोले कोशिकाओं में, तो उससे बचाने का काम कौन करता है भैया? लाइसोसोम करता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब कोशिकाओं के लक्षण समझते हैं हम कि कोशिकाओं में किस प्रकार के लक्षण होंगे। कोशिकाओं में जो होते हैं विशिष्ट प्रकार के लक्षण होती हैं, जिनको हम विशेषताओं के रूप में जानते हैं। कोशिकाएं किसी भी जीव की क्या है? सबसे पहले तो संरचनात्मक इकाई है, संरचना का निर्माण करने में क्या होती है? सहायता करती है। तो सबसे पहला तो काम यही हो जाएगा। ये क्या काम करती है? संरचनात्मक काम करती है, बोले किसी भी जीव का निर्माण करने में सहायता करती है।
चलिए, कोशिका एक झिल्लीबद्ध अंग होता है। क्या कैसे होता है? एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है बोले, जिसमें अन्य कोशिका अंगक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका के पार्ट होते हैं, अभी हमने सबके बारे में डिटेल समझ। कोशिका बीज में उपस्थित नाभिक होता है बोले, कोशिका के सभी आनुवांशिक पदार्थों की ये क्या करता है? जानकारी रखता है। लाइसोसोम कोशिकीय पाचन में सहायता करता है। हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिकीय पाचन में सहायता करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका के आंतरिक भाग में मौजूद होता है, जिसमें सभी कोशिका के अंगक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका है, तो इसके अंदर पूरा क्या भरा होता है भैया? इसके अंदर पूरा भरा होता है क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं? सभी जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी उपस्थित होते हैं। अच्छा, सेल के काम क्या है? एक एक करके समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रदान करना और संरचना या सपोर्ट प्रदान करना, संरचनात्मक काम करना और क्या करना? सपोर्ट प्रदान कर। कोशिका सभी जीवों को संरचनात्मक आधार प्रदान करती है। दूसरा काम करेगा वृद्धि। कोशिकाएं जीव की वृद्धि के लिए क्या होती है? उत्तरदायी। ग्रोथ के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बोले ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। ग्रोथ करती है किसकी? जीवों की वृद्धि करती है, परिवहन करती है। कोशिकाएं उन पोषक तत्वों का परिवहन करती है जिनका उपयोग उनके अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक अवशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होता है ना। तो ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करती है और परिवहन करने का काम कर सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, एथेनॉल जैसे छोटे छोटे अणु का परिवहन। तो ये परिवहन का काम भी क्या करती हैं? कोशिकाएं करती हैं। ऊर्जा उत्पादन करती हैं कोशिकाएं। क्या करती हैं? एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं, ऊर्जा उत्पादन करती हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। जीवों को विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे में ऊर्जा का संश्लेषण की प्रक्रिया से आती है, जबकि जानवरों में ऊर्जा श्वसन के माध्यम से। पौधों में ऊर्जा कैसे बनती है भैया? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है। जबकि जो जीव होते हैं उनमें श्वसन होता है। श्वसन में जो ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। तो हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन करते हैं कौन? सेल। विभिन्न प्रकार की जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका संचालन करने में भी क्या होती है? सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिप्रोडक्शन करने का काम भी करती है। एक कोशिका माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या कर सकती है? प्रजनन में भी क्या होती है? मदद करती हैं। अब बात करते हैं हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी क्या करते हैं? ये पूछा जाता है ना। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखते हैं। आकार में जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। पादप कोशिका क्या हुई? बड़ी होती है। जंतु कोशिका तो कैसी होती है भैया? छोटी होती। जंतु कोशिका कैसी होती है? छोटी होती। पादप कोशिका का आकार कैसे होता है? प्लांट सेल का आकार बड़ा होता है। सेल्यूलोज प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति में उपस्थित रहती है और इनमें कोशिका भित्ति क्या होती है भैया? सेल वॉल ही नहीं होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड जो होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? प्लास्टिड। जबकि इनमें जो प्लास्टिड होते हैं युग्लिना को छोड़कर अन्य सभी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। कौन? युग्लिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में जो प्लास्टिड है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। विकसित पादप में रसधानी रिक्तिका जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ी होती हैं। इनमें वैक्यूल्स क्या होती है? बहुत ही छोटी होती हैं और कैसे होती है? अस्थायी होती हैं। इनका आकार लगभग आयताकार होता है और इनका आकार जो होता है किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर के फॉर्म में पाया जाता है। इनका कैसा होता है? बोले आयताकार आकार होता है, आयत के जैसे होता है, इस प्रकार से, है ना। चलिए, इनमें जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जबकि इनमें कैसे होते हैं? जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? उपस्थित।
सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इनमें कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये हम शॉर्ट में हम आपके लिए एक चित्र बना के लेके आए हैं, जिसमें आप बड़ी आसानी से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस को समझ सकते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो अंतर है उसको आप बड़ी आसानी से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं हम ये एक एक करके। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनमें बड़ी रश्मिधानी होते, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इनमें स्मॉल होती है और नो वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें उपस्थित होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है ना। देखिए ये दोनों में जो पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर है ये दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता उसको हम अंतर के रूप में समझ सकते हैं, और जो दोनों में पाया जाता है वो बीच में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान देना है कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी, है ना। लार्ज वैक्यूल जो है, बड़ी रश्मिधानी जिसको बोलते हैं हम, ये किस में पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी। एनिमल सेल में बहुत ही छोटी होती है और ना के बराबर होती है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भैया प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझ चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर किस प्रकार से होता है। तो पूरी क्लास हमने अच्छे से समझ लिए हैं कोशिकाओं के बारे में। हालांकि इन चीजों के बारे में अगर डिटेल से समझा जाए तो यही क्लास बहुत बड़ी हो सकती है, कि हर एक टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि नाभिक किस प्रकार से होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, आनुवांशिक सामग्री में जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनकी संरचना क्या होती है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, सेल में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो इनके ऊपर तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक अलग अलग यूनिट बन सकती है और सभी के बारे में हम डिटेल से समझ सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है ना। तो शॉर्ट में हमने आज की क्लास को समझा पूरी सेल्स के बारे में, और इनके जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें हमने सेल के बारे में समझा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।